हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, उसका आज चौथा लेक्चर लेके आ रहे हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ रखा है उसमें अपन ने पढ़ा है विद्युत आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में, आवेशों के गुणधर्म के बारे में और कूलाम के नियम के बारे में। आज अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम का नियम सदिश नियम की पालना करता है और सदिश के ही कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाते हैं। तो जानना सदिश निरूपण किस प्रकार होगा। एक निर्देशांक तंत्र लिया मैंने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु पर मैंने एक आवेश रख दिया Q1, एक आवेश मैंने स्थापित कर दिया Q1, जिसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश हो जाएगा R1 वेक्टर। स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? R1 वेक्टर। इसी प्रकार एक अन्य आवेश Q2 स्थापित कर दिया, जिसका स्थिति सदिश हो जाएगा R2 वेक्टर। ये एरो का निशान लगाएंगे, सदिश है तो एरो के डायरेक्शन में प्रदर्शित करता है। मूल बिंदु से Q1 इस दिशा में होगा, मूल बिंदु से Q2 इस दिशा में होगा। तो मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अब जानना कूलाम का नियम क्या कहता है। यदि दो आवेश हैं तो एक आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाएगा। तो जानना Q1 के कारण क्या लगेगा? Q2 पर बल लगेगा। और Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा और बल की दिशा कौन सी रहेगी? जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश रहने वाली, जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश रहेगी। इसका मतलब यदि धन आवेश तो विद्युत बल की दिशा हो जाएगी ये वाली F12 वेक्टर। इसको बोलेंगे इस प्रकार 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल। F12 वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और दिशा कौन सी हो जाएगी? दूर की तरफ। और इन दोनों के बीच की दूरी की स्थिति सदिश को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो यहां से यहां तक एरो के साथ में क्या प्रदर्शित करूंगा? R21 वेक्टर। क्या प्रदर्शित करूंगा? R21 वेक्टर। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार? तो लिखेंगे माना Q1 व Q2 आवेश जिनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। अब यहां पर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल देखेंगे। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा? F21 हो जाएगा, F21 वेक्टर। अब इसका कल अपने को विद्युत बल का फॉर्मूला याद किया था। F बराबर था K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K हो जाएगा कांस्टेंट, Q1 हो जाएगा यहाँ पर Q1, दूसरा Q2। R कौन सा होगा? R होगा इन दोनों के मध्य की दूरी, और इन दोनों के मध्य की दूरी मैंने क्या मानी है? R21 वेक्टर। क्या दूरी मानी है? R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर का मोड लेंगे, क्योंकि अपने को दूरी परिमाण में चाहिए, परिमाण करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब जानना ये तो अभी तक जो प्राप्त हुआ अपने पास अदिश राशि है। अब सदिश निरूपण के लिए मुझे इसकी दिशा को भी निरूपित करना पड़ेगा, और दिशा निरूपित करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? एकांक सदिश। R21 का एकांक सदिश क्या हो जाएगा? R21 कैप। क्या हो जाएगा? R21 कैप। ये R21 कैप दिशा प्रदर्शित करेगा कौन सी होगी? 1 से 2 की ओर। विद्युत बल की दिशा कौन सी हो जाएगी? 2 से 1 की ओर दिशा होगी। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। इसको मैंने क्या दे दिया? समीकरण 1। अब मुझे किसका मान चाहिए? R12 का मान। मुझे पता सदिश योग किस प्रकार करते हैं। किसी भी बंद पथ में अपन सदिश योग करेंगे तो टोटल
एक बिंदु से वापस चल के उसी बिंदु पर आएंगे तो उसका विस्थापन सदैव क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन सदैव क्या होगा, शून्य। तो मैं इसको एक पॉइंट मान लेता हूँ, इसको पॉइंट मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो मैं सबसे पहले O से A जाऊंगा, A से B जाऊंगा, B से वापस O आऊंगा, तो मेरे पास टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब देखो त्रिभुज OA B से त्रिभुज बन रहा है, ये OA B से, O से A तक की दूरी क्या हो जाएगी, एरो के निशान की तरफ या तो आप प्लस ले लो या फिर क्या ले लो, माइनस। एरो के निशान की ओर जा रहे हो या तो आप प्लस लो या फिर क्या लो, माइनस। आपकी इच्छा कुछ भी ले सकते हो। यदि आप एरो की तरफ जाते समय प्लस ले रहे हो तो एरो के विपरीत दिशा में जाते समय क्या लेना पड़ेगा, माइनस। यदि आप एरो की दिशा में जाते हुए माइनस ले रहे हो, एरो के विपरीत दिशा में जाते समय क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। इसका विशेषकर ध्यान रखना है। तो मैं एरो के साथ में प्लस ले रहा हूं, तो मेरे एरो की दिशा में जा रहा हूं तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में। इसी प्रकार एरो के साथ में जा रहा हूं, R2 वेक्टर भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब जानना ये R21 वेक्टर है, इधर यहां से यहां चल रहा हूं, A से B तक, तो R21 वेक्टर एरो इधर ही है तो एरो की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही अपोजिट साइड में जाऊंगा, एरो इधर है, उधर जा रहा हूं तो माइनस में क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो वापिस O तक पहुंच गए, टोटल कितना हो जाएगा, शून्य। टोटल कितना हो जाएगा, शून्य। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे। अब मुझे क्या दूरी चाहिए, R21 चाहिए वेक्टर बराबर। अब R2 इधर आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस R2 प्लस वेक्टर में, और ये R1 इधर आएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर में। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, R21 का आ गया। अब मुझे इसका परिमाण लेना, तो परिमाण के लिए क्या कर लूँगा, यहाँ पर मोड ले लूँगा। क्या ले लूँगा, मोड। R2 माइनस R1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, मोड। ये R21 की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड लेंगे, और मोड लेके क्या कर देंगे, स्क्वायर। और एकांक सदिश यही रहेगा, दिशा क्या है, R21 के। ये मेरे पास समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 2। अभी तक मैंने जानना Q1 के कारण Q2 पर बल निकाला है। Q1 के कारण क्या निकाला है, Q2 पर बल निकाला। अब जानना मैं Q2 आवेश है वो भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। जो Q2 आवेश है वो क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। यहाँ पर फोकस करना। अब Q2 क्या करेगा, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो Q2 क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो बल की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, F12 वेक्टर, यानी 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। और जो इनके दोनों के मध्य की दूरी का विस्थापन हो जाएगा वो कौन सा होगा, एरो का निशान अब की बार हो जाएगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर के लिए एरो ऊपर की तरफ रहेगा, R21 के लिए एरो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। इस चीज का विशेष कर जानना। R21 वेक्टर है तो एरो नीचे की तरफ, R12 वेक्टर है तो एरो ऊपर की तरफ। अब जानना यहाँ पर वापस क्या निकालेंगे, F12 का मान निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल, तो लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R12 केप का मोड लेके क्या करेंगे, स्क्वायर। मोड क्यों ले रहा हूँ, क्यों, इन दोनों के बीच की दूरी देख रहा हूँ। दूरी हमेशा कैसी, अदिश राशि है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड लेके मैंने इसका परिमाण ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इसकी दिशा चाहिए। दिशा के लिए मैं क्या लूंगा, R12 का इकाई सदिश, R12 के, ये दिशा प्रदर्शित करेगा। अब R12 निकालेंगे तो R12 भी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर जैसे 21 निकाला, क्या निकाला 21, तो क्या है R2 माइनस R1। इसी प्रकार R12 निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 बटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 के। अब जानना है यहाँ पर R1 बढ़ा रहे या R2 बढ़ा रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जब मोड ले लिया तो जो भी माइनस वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, प्लस में। तो इन दोनों के परिमाण में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको मैं R1
-r2 लिखूं या r2 -r1 लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 -r1 भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, k q1 q2 बटा मोड में लिखूंगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r12 का k। ये मेरे पास समीकरण 3 हो गया। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ये मेरे पास समीकरण 3 प्राप्त है। अब समीकरण 2 और 3 में देखो, समीकरण 2 और 3 में केवल और केवल अंतर कितना, r21 कैप और r12 कैप। अब समीकरण 2 व 3 में, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखोगे, डायग्राम से देखो, r12 और r12 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज है और r21 की डायरेक्शन चेंज है। केवल और केवल दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। बाकी परिमाण क्या है, एग्जैक्ट समान है। तो जानना, इस r21 को यदि 1-2 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पता है कोई भी जैसे सदिश है, मेरे पास कोई भी सदिश है जैसे a वेक्टर, इसकी मुझे यदि डायरेक्शन चेंज करनी हो तो डायरेक्शन चेंज करनी हो तो मैं इसको वापस क्या कर सकता हूँ, 180 डिग्री इसका विपरीत सदिश लिख सकता हूँ। लेकिन ये यहाँ पर सिंबल क्या आंसर आ जाएगा, माइनस। यदि मुझे डायरेक्शन समान करनी हो, ए वेक्टर है, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, मुझे राइट साइड में करनी हो तो इस डायरेक्शन अपोजिट करने पर यहाँ पर सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार मेरे पास r21 है, इसको 1-2 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको अपोजिट करूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूं मैं। मेरे पास इकाई सदिश है r21 कैप, यदि मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो माइनस लगा दूंगा r12 कैप, क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। अब देखो r12 की जगह, सॉरी r21 की जगह, 21 कहां पर है, यहां पर है, r21 कैप, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस में r12 कैप पुट कर सकता हूं। तो ये पुट करते हैं, r21 बराबर k q1 q2 बटा, यहां पर हो जाएगा r2 वेक्टर का माइनस r1 वेक्टर, मोड में लेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस r12 कैप। ये माइनस में बाहर लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा f12 वेक्टर बराबर k q1 q2 बटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा r12 कैप। अब ये पूरा का पूरा मान यहाँ से देखो, k q1 q2 बटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी दिशा हो जाएगी r12 का कैप। सेम है, k q1 q2 बटा r2, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मोड लेके होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, r12 का कैप। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को ही, माइनस में f12 वेक्टर। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। इसका मतलब क्या है, कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। क्यों करता है, f12 वेक्टर है और यहाँ, अच्छा है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, f21 है तो यहाँ पर 21 करना है, f21, यहाँ पर भी f21, ठीक है। f21 वेक्टर है वो बल, और f12 वेक्टर दोनों परिमाण में समान है, और ये माइनस का सिंबल प्रदर्शित करता है दिशा को। माइनस का सिंबल किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी दोनों बल परिमाण में तो समान रहेंगे, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो न्यूटन का जो ये नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। वापिस देख लो एक बार के लिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो यहाँ पर क्या लिखा, माना q1 q2 दो आवेश है जो मूल बिंदु से उनकी स्थिति सदिश हो गया r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। तो मैंने एक आवेश मान लिया q1, दूसरा आवेश मान लिया q2, दोनों की स्थिति सदिश क्या हो गया, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। अब q1 आवेश q2 आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल कितना हो जाएगा, F21। F21 क्यों लिखा, क्योंकि 1 के कारण किस पर बल लग रहा है, 2 पर लग रहा है। 1 के कारण किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, तो F21। तो पीछे से पढ़ेंगे, Q1 के कारण किस पर लग रहा है,
Q2 पर बल लग रहा है, तो यहाँ पर 1 से 2 F12, इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं तो Q1 से Q2 की ओर रहेगी। तो एरो का निशान लेके यहाँ हम इस तरफ नीचे की तरफ एरो का निशान आ जाएगा और बीच की दूरी क्या हो जाएगी R21, यानी 1 के कारण 2 तक की दूरी, और वेक्टर हो जाएगा, इससे प्रदर्शित करेंगे। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F21 वेक्टर। सदिश निरूपण कर रहे हैं, वेक्टर लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। तो बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पर R12 वेक्टर, जानना यहाँ पर मुझे दूरी का स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पर परिमाण लूंगा। परिमाण लेने का मतलब यहाँ पर मोड लगा दूं, मोड लगाते इसका क्या हो जाएगा परिमाण आ जाएगा, और परिमाण का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अब साथ में दिशा चाहिए, दिशा के लिए एकांक सदिश यूज करेंगे। R12 का एकांक सदिश क्या होता है, कैप लगाते हैं क्या आ जाता है एकांक सदिश, जो दिशा प्रदर्शित करेगा 1 से 2 की ओर, दिशा प्रदर्शित करेगा 1 से 2 की ओर। अब मुझे इसका परिमाण निकालना है, R21 का परिमाण निकालना है। परिमाण किस प्रकार निकालते हैं, मुझे पता है 3 सदिशों का जब योग करते हैं तो सदिश योग में एक वर्ताकार पथ पर या बंद लूप में हमेशा विस्थापन क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होगा। सदिश में आप किसी भी दिशा से घूमते हुए वापस मूल बिंदु पर आ गए तो विस्थापन सदैव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से मैंने शुरू किया, O से A गया, A से B आया, B से वापस O आ गया, वापस O मूल बिंदु पर आ गए, तो विस्थापन कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मैंने इसको क्या ले लिया, शून्य के बराबर। अब जानना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जानना, यदि एरो के निशान की तरफ जा रहे हो प्लस ले रहे हो तो एरो के विपरीत माइनस लेना है, यदि एरो की दिशा में प्लस ले रहे हो तो विपरीत क्या लेना है, माइनस, ठीक है। और यदि इसको एरो की दिशा में माइनस ले रहे हो तो विपरीत दिशा में क्या लेना पड़ेगा, प्लस। मैंने क्या किया यहाँ पर O से A की तरफ एरो की दिशा में बढ़ते समय क्या लिया, प्लस लिया, तो मैंने R1 को यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, प्लस। एरो का निशान नीचे की तरफ रहेगा किसके लिए, 21 वेक्टर के लिए, तो नीचे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, तो प्लस R21 वेक्टर। R2 वेक्टर का एरो ऊपर की तरफ है, मैं एरो के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। मुझे क्या चाहिए, R21 वेक्टर चाहिए, तो जो भी अन्य है सारा का इधर भेजेंगे, R2 इधर आके माइनस से प्लस हो जाएगा, R1 इधर प्लस से आके क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर इसका वेक्टर का मान आ गया। अब परिमाण निकाल रहे हैं, R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 मोड में ले लेंगे ताकि परिमाण आ जाए। अब इस मोड की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, तो यहाँ पर हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड लेके उसका होल स्क्वायर कर दिया, और ये इसकी एकांक सदिश है, यानी बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हो इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसको मोड में लेके होल स्क्वायर करेंगे, और एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R12 का K। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 के कारण 1 पे लग रहा है तो बल की दिशा ये होगी, तो मुझे चलना भी इधर पड़ेगा, तो मेरे पास इन दोनों के बीच की दूरी भी मैं इस साइड में लूंगा, तो R12 की दूरी की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी विस्थापन की दिशा कौन सी हो जाएगी, 2 से 1 की ओर जाएंगे तो एरो का निशान क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ R12 की दिशा हो जाएगी B से A की ओर, किधर हो जाएगी, B से A की ओर, और यहाँ पर बल की दिशा भी क्या रहेगी, B से A की ओर रहेगी। बल की दिशा भी क्या रहेगी, B से A की ओर रहेगी, तो ये बल की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, और यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर करते हैं, R12 ये हो जाएगा, इसकी दिशा ये है, ठीक है। इसका मोड लेके परिमाण लेके स्क्वायर किया, और इसका दिशा प्रदर्शित करने के लिए मैंने एकांक सदिश ले लिया। दिशा प्रदर्शित करने के लिए क्या ले लिया, एकांक सदिश ले लिया। अब इसको मैं किस प्रकार, जैसे मैंने यहाँ से निकाला उसी प्रकार यहाँ से R12 का निकालूंगा, तो मेरे पास आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अब ये मैं मोड ले रहा हूँ, मोड में मेरे पास 1 माइनस 2 करें या 2 माइनस 1 करें, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो मैं इसको मोड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड लगा के होल स्क्वायर। लेकिन दिशा मैंने चेंज नहीं की, ध्यान रखना, यहाँ पर दिशा नहीं चेंज करनी, दिशा चेंज करते ही सिंबल चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इस चीज़ को विशेष कर जानना। R12 का K, ये मेरे पास समीकरण 2, ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 और 3 में अपन देखते हैं, यहाँ से देखो ये क्या R12 कैप, और ये क्या R12 कैप, यहाँ पर हो गया R21 कैप, और यहाँ पर हो गया R12 कैप। अब जानना ये R2
R21 किस दिशा में, नीचे की दिशा में, R12 किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। यदि मैं इसकी दिशा बदलना चाहूँ R21 की दिशा बदलना चाहूँ, दिशा बदलते ही सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो R21 की मैंने दिशा बदल दी, दिशा कौन सी कर दी, 1 2 की कर दी, दिशा कौन सी कर दी, 1 2 की। तो यहाँ पर क्या सिंबल आ जाएगा, माइनस। या फिर देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत सदिश है, और विपरीत सदिश सदैव क्या होंगे, एक दूसरे के परिमाण में समान होंगे और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहां पर क्या लग गया, माइनस। अब मैं इस समीकरण में R21 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस में R12। तो माइनस में R12, इस माइनस को बाहर भेज दिया तो यहां पर क्या हो गया, K Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर रहेगा R का केप 1 2, और ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर है, F12 के बराबर। किसके बराबर है, F12 के बराबर। तो यहां से अपने के पास प्रूफ होता है कूलाम के नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को पालना करता है। दूसरा, यानी Q1 के कारण जितना बल Q2 पर लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर भी उतना ही बल लगेगा। ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में नोटबुक में उतार सकते हो, देख लो एक बार के लिए। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे कूलाम के नियम में कौन सी सीमाएं लागू होती है, कहां कहां पर कूलाम का नियम लग सकता है, कहां पर कूलाम का नियम नहीं लग सकता, और कूलाम के नियम को गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ में भी तुलना करेंगे। तो अगला रहेगा कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। तो एक एक करके पॉइंट समझेंगे। यहां से सीधे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कूलाम का नियम जानना, सबसे पहले स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये पॉइंट आप जान रखना, कूलाम का नियम हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य क्यों है, क्योंकि जैसे ही आवेश गतिशील होगा, जैसे ही आवेश क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो उस कंडीशन में आवेश में विद्युत बल के साथ साथ में कौन सा बल एक्टिवेट हो जाएगा, चुंबकीय बल। विद्युत बल के साथ में कौन सा बल एक्टिवेट हो जाएगा, चुंबकीय बल। जब चुंबकीय बल लगेगा तो विद्युत बल भी प्रभाव डालेगा अपना, और चुंबकीय बल भी प्रभाव डालेगा, जिसके कारण कूलाम के नियम में त्रुटि प्राप्त हो सकती है। इसलिए कूलाम का नियम सदैव किसके लिए लागू होगा, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। आपसे पूछ ले क्यों नहीं, गतिशील आवेशों में क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां पर विद्युत बल के अलावा चुंबकीय बल भी प्रभावी हो जाता है। दूसरा क्या पॉइंट रहेगा, कूलाम का नियम में इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, कूलाम के नियम के लिए दोनों आवेशों के मध्य 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। कूलाम के नियम के लिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अब जानना ये नियम क्या है,
जैसे दो आवेश है, मैंने मान लिया ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये सदैव r किससे अधिक होनी चाहिए? 10 की पावर माइनस 15 मीटर से। किससे अधिक होनी चाहिए? 10 की पावर माइनस 15 मीटर से। क्यों अधिक होनी चाहिए? यदि 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी हो गई तो उस कंडीशन में वहां पर नाभिकीय बल भी क्या हो जाता है? प्रभावी, जो विद्युत बल से का 100 गुना होता है। जो विद्युत बल का क्या होता है? 100 गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो वहां पर विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। जैसे ही 10 की पावर माइनस 15 मीटर दूरी से कम दो आवेशों के मध्य की दूरी हो गई तो उस कंडीशन में कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल। कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लगेगा। तो जानना नाभिकीय बल विद्युत से 100 गुना लगभग अधिक होता है, वहां पर विद्युत बल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और कौन सा बल लगेगा? केवल और केवल नाभिकीय बल। 10 की पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी है दोनों आवेशों के बीच में, तो यहाँ पर नाभिकीय बल समाप्त हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय बल का प्रास कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर ही होता है, उससे बाहर नाभिकीय बल नहीं लगता है। तो जैसे ही 10 की पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी पर है तो उस कंडीशन में कौन सा बल प्रभावी होगा? कूलाम का नियम होगा या विद्युत बल प्रभावी होगा। तो ये कहाँ तक लगता है? तो जानना लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए और कुछ किलोमीटर के बीच में लग सकता है, यानी कुछ अधिक दूरी तक लग सकता है। 10 की पावर माइनस 15 से कुछ अधिक दूरी पर लग सकता है, बहुत ज़्यादा अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी विशेषकर जान समझेंगे। अगला पॉइंट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना किस प्रकार है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? कोई भी वस्तु अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो जो अन्य वस्तु भी है उस पहली वाली वस्तु पर भी उतना ही परिमाण का और विपरीत दिशा में क्या लगाएगी? बल लगाएगी। अपन ने ये कॉन्सेप्ट अभी सदिश योग में पढ़ा था कि Q1 आवेश है और Q2 आवेश है। Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा था F21 और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा था F12, दोनों परिमाण में क्या थे? समान थे, लेकिन एक की दिशा इस साइड में, दूसरे की दिशा इस साइड में, एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। या फिर यहाँ पर यह भी बोल सकते हो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है या क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। इस चीज को जानना, यानी Q1 के कारण जो भी Q2 पर बल लगेगा उतना ही बल, उतने ही परिमाण का बल, लेकिन विपरीत दिशा में Q2 किस पर लगाएगा? Q1 पर। ये जरूरी नहीं धन आवेश के लिए होगा। यदि ऋण आवेश है, प्लस में Q है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, यहाँ पर भी क्या? माइनस Q आवेश। ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को। यदि एक प्लस Q आवेश ले लें, दूसरा माइनस Q आवेश ले लें, तो इन दोनों के मध्य भी क्या होगा? ये प्लस Q आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार बल लगेगा F21, इसको 1 और इसको 2 ले लें, और ये माइनस Q आवेश इस पर बल लगा है, ये क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो F12। तो दोनों की डायरेक्शन कोई से भी आवेश हो, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, चाहे प्लस माइनस हो, हमेशा एक दूसरे की क्या रहेंगे? विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, दूसरे की डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेकिन दोनों का बल की दिशा एक दूसरे के सदैव क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। और यहीं से क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। अगला पॉइंट है कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम किसकी पालना करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। वर्ग के नियम की पालना करता है। कूलाम का जो नियम है व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? यानी F समानुपाती 1/r², इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसी को क्या बोला जाता है?
यानी दोनों के आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसे ही बोला जाता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। उससे अगला पॉइंट की बात करेंगे, 5वां पॉइंट, कूलाम के नियम से लगने वाला विद्युत बल, कूलाम के नियम से लगने वाला विद्युत बल उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कूलाम के नियम से लगने वाला विद्युत बल उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। यानी जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होगा, लगभग 10 की पावर 38 गुना अधिक होगा। तो जानना किस प्रकार होगा, जैसे दो आवेश है Q1 व Q2, इन दोनों का आवेश के अनुसार कूलाम का नियम लगता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर R दोनों के लिए निश्चित होगा। जब आवेश की बात करेंगे तो आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, और यहाँ पर भी कितना होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। अब बात करेंगे विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल के लिए यदि ये इलेक्ट्रॉन हो तो क्या 9.16 × 10 की पावर -31, और यहाँ पर भी यदि इलेक्ट्रॉन हो तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -31। यदि प्रोटॉन हो तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.67 × 10 की पावर -27। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1.67 × 10 की पावर -27। तो इस कंडीशन में जो लगभग तुलना करते हैं, यानी ये बल लगाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए G वर्ड यूज कर रहा हूँ Fg, और Fe इलेक्ट्रिकल के, तो ये क्या हो जाएगा G m1 m2 बटा R स्क्वायर। R दोनों में कांस्टेंट है, क्या चेंज होगा K Q1 Q2, और यहाँ पर हो जाएगा G m1 m2। जब इन दोनों की तुलना करते हैं तो Fe और Fg, तो इनका रेशियो निकल के आता है ये 10 की पावर 38 और ये क्या होगा 1 न्यूटन। यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है 1 न्यूटन है, तो उसी क्षण पर उन आवेशों के मध्य यदि विद्युत बल लग रहा है तो वो 10 की पावर 38 गुना होगा। और उन्हीं आवेशों के मध्य नाभिकीय बल हो जाए तो नाभिकीय बल इससे क्या हो जाएगा 100 गुना अधिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 10 की पावर 40 गुना। ये लगभग अनुपात का रेशियो रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल यदि 1 न्यूटन लग रहा है तो विद्युत बल 10 की पावर 38 न्यूटन लगेगा, 1 न्यूटन 10 की पावर 38 न्यूटन। और नाभिकीय बल कितना होगा, उन्हीं आवेशों में यदि दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम और नाभिकीय बल लगेगा तो वो कितना हो जाएगा 10 की पावर 40 न्यूटन का। इस चीज़ को जानना, ये कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कूलाम के नियम में कोई भी कंफ्यूजन है आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं इस चैप्टर से संबंधित या कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले केवल क्वेश्चन को समझना है, पहले आप क्वेश्चन को समझोगे आराम से, उसके बाद में उसका आंसर दोगे। हटा देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, या फिर आप इसको नोटबुक में साथ साथ समझते समझते उतार भी सकते हो। यदि किसको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही तो वह एक बार ईयरफोन यूज करके देख लें। मेरे हिसाब से यहाँ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। यदि आपके पास थोड़ी सी वॉइस में कमी लग रही है तो एक बार ईयरफोन लगा के यूज करके चेक कर लो, फिर भी कोई कमी लगे तो फिर वापस कमेंट करके बताना। अब यहाँ कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे
और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे, जैसे दो आवेश है, पहला ही क्वेश्चन है समझ लो, दो आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इन दोनों आवेशों के मध्य R दूरी है। दोनों आवेशों के मध्य कितनी दूरी है, R है, ठीक है। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, दो आवेश से Q1 Q2, इनके मध्य की दूरी R थी, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल F होगा, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है यदि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दें या फिर कम कर दें, या तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे या फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम कर देंगे। आवेश का मान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल उनके बीच की दूरी को वेरिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये लगने वाला विद्युत बल है, के मान कांस्टेंट है, Q1 Q2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब F समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/R स्क्वायर। किसके समानुपाती हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा 1/R स्क्वायर, या R के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही दूरी का मान बढ़ाएंगे, दूरी का मान बढ़ाने का मतलब R का मान बढ़ रहा है, किसका मान बढ़ेगा, R का मान, और R का मान बढ़ते ही F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। R का मान बढ़ते ही F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को जानना, यदि दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है, तो लगने वाला विद्युत बल F है। अब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ा दें तो लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, F से कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जैसे 10 न्यूटन है, तो अब ये घट के कुछ ना कुछ 8 न्यूटन हो सकता है, 7 न्यूटन हो सकता है, वो एग्जैक्ट आंकड़े पर डिपेंड करेगा। इस चीज को जानना, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम कर दें, दूरी कम कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा, R में कमी होगी, R में कमी होगी तो R स्क्वायर में भी क्या होगी, कमी होगी, और F में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन जानना, आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने और घटाने से हो जाएगा। यदि दूरी बढ़ रही है तो लगने वाला विद्युत बल घट जाएगा, और यदि दूरी कम हो रही है तो लगने वाला विद्युत बल बढ़ जाएगा। यहां तो एक सिंपल R पर कॉन्सेप्ट हो गया। अब जानना दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य की दूरी R है, तो लगने वाला विद्युत बल F है। ये क्वेश्चन बोलेगा दो आवेश है Q1 Q2, इनके मध्य की दूरी R है, तो इन पर लगने वाला विद्युत बल F है। F का मतलब क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस K को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर ना तो R में चेंज करेगा, ना Q1 में चेंज करेगा, ना ही Q2 में चेंज करेगा। अब आपको बोलेगा जब दो आवेश है Q1 Q2, बीच की दूरी R है, तो उस कंडीशन में F बल लग रहा है। अब यदि इसके मध्य पेरावैद्युतांक ER पेरावैद्युतांक दे देगा, ER का मान 4 का पेराविद्युत पदार्थ भर दें, तो लगने वाला विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यदि आपको बोल दिया कि दो आवेश से दोनों आवेशों के मध्य दूरी R है, तो लगने वाला विद्युत बल F है। यदि उसमें 4 पेराविद्युतांक वाला पेराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो लगने वाले विद्युत बल का परिमाण क्या होगा। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना यहां पर। अब जैसे ही पेराविद्युतांक पदार्थ भरेंगे तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब जानना, एप्सिलॉन R को मैं हटा के यहाँ पर लिख दूँ 1 बटा एप्सिलॉन R, तो बाकी पूरा का पूरा ये सेम रहेगा। इसको नए को F डैश लेते हैं। ये F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। तो मैं इसको F डैश को ये भी लिख सकता हूँ क्या, F बटा में एप्सिलॉन R। यानी दो आवेशों के मध्य यदि पेराविद्युतांक पदार्थ भर दे, तो जितना पेराविद्युतांक पदार्थ भरा गया है उस पेराविद्युतांक का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 का भरा है तो F/4, यानी बल क्या हो जाएगा, जो नया विद्युत बल होगा वो 1/4 हो जाएगा। जो पहले लग रहा था उसका 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का भाग लग जाएगा। यदि 8 न्यूटन लग रहा था तो 4 का भाग देंगे, 2 न्यूटन लगेगा। यदि 4 न्यूटन लग रहा था तो अब 1 न्यूटन लगेगा। तो जाना, यदि दो आवेशों के मध्य पेराविद्युत पदार्थ भर दें तो हमेशा जानना विद्युत बल क्या होगा, कम होगा। विद्युत बल हमेशा क्या होगा, कम होगा। इस चीज को जानना। इसी प्रकार यदि यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है, तो लगने वाला विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 3 गुना कर दें, आवेशों के मध्य की दूरी कितनी कर दें, 3 गुना,
यानी आर का मान अब कितना कर दिया, आर डैश का मान 3r कर दिया। तो लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, तो जानना इसमें केवल और केवल चेंज क्या होगा, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा में इस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बटा 9। कितना हो जाएगा, एफ बटा 9। ये 3 का स्क्वायर क्यों किया है, इस चीज को समझो। आर डैश का मान, नया आर का मान जो भी होगा, आर डैश मान लो 3 गुना कर सकता है, 2 गुना कर सकता है, आधा भी कर सकता है। इस चीज को जानना, जो भी करे, यदि 3 गुना कर रहा 3r कर दो, 2 गुना करे 2r कर दो, आधा कर रहे तो r/2 कर देना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। नया एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, k q1 q2 बटा 3r का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे तो एफ डैश बराबर k q1 q2 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और r स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर होगा, f के बराबर। तो मैं क्या लिखता हूँ, f बटा 9। तो इस चीज को विशेष कर जानना, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो आवेशों के मध्य की दूरी r है, तो लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F है। तो r का मान बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। बढ़ाए तो आपको बल का मान घट जाएगा, और दूरी, बीच की दूरी घटाए तो बल का मान बढ़ जाएगा। कैसे मान निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानना। इसी प्रकार पराविद्युत पदार्थ वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहले से ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो गोलों के आवेश क्रम से दो आवेश दे दिए, 2 × 10⁻⁷ कूलम व 3 × 10⁻⁷ कूलम। इसका मतलब क्या है, एक आवेश ये, इस पर आवेश के परिमाण कितना, 2 × 10⁻⁷। एक दूसरा आवेश Q2 लिया, ये Q1 का मान हो गया। दूसरा आवेश Q2 लिया, इसका कितना, 3 × 10⁻⁷। और इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। जानना R का मान कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। R का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो उन पर, उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, और विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब जानना, विशेषकर इस फॉर्मूला में जो वैल्यू रखते हैं हमेशा एमकेएस पद्धति में रखते हैं। किस में रखते हैं, एमकेएस पद्धति में। तो आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो ये आपको कूलाम में दिया गया है, और ये भी केस में दिया गया है, कूलाम में। तो इसमें कोई वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं, ये तो सीधा सीधा एसआई पद्धति में। लेकिन यहाँ पर देखो आर क्या है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए किसका भाग देते हैं, हमेशा 100 का। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 30/100 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 मीटर। इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एफ का मान कितना है, एफ बराबर के का मान हो जाएगा 9 × 10⁻9, निश्चित होता है, कल अपनी क्लास में बताया था। उसके बाद 2 × 10⁻⁷, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻⁷। और यहाँ पर आर स्क्वायर करोगे 0.3 इंटू क्या हो जाएगा, 0.3, आर का स्क्वायर करेंगे। जैसे ही 2 पॉइंट हटेंगे यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, या 100 लिख दूँ मैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। अब 3 से 3 कैंसिल, 9 से भाग देंगे कितनी बार, 3। तो यहाँ पर कितना बचा, 3, 2, और यहाँ पर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और 3 से गुणा करेंगे 6। तो F बराबर 6। अब जाना 10 की पावर 9 और ये 2 कितना हो जाएगा, 11। 10 की पावर 11 प्लस का रहेगा, और यहाँ पर 10 की पावर -7, और -7 कितना हो जाएगा, -14। जब घातें जुड़ती है, माइनस माइनस आपस जुड़ जाएगा, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बल का परिमाण क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻14 में से घटाएंगे 3 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। दो आवेशों का परिमाण दे दिया और उनके मध्य की दूरी दे दी, तो आपको बल पूछा तो हमेशा जानना सबसे पहले उनके एमकेएस पद्धति में मात्रक है या नहीं दिए गए। यदि नहीं दिए गए तो सबको एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो इसी प्रकार। दूसरा क्वेश्चन क्या, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दे दिया आपको, F बराबर 80 न्यूटन है। इन्हीं आवेशों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ बढ़ दें। पैराविद्युत पदार्थ बढ़ने की वजह से लगने वाला बल घटकर कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। घटकर कितना हो गया, 8 न्यूटन हो जाता है। तो पैराविद्युतांक ज्ञात करो, यानी जो पैराविद्युत पदार्थ भरा गया उसका मान ज्ञात कीजिए। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला निकल के आया था, ER बराबर F0 बटा FM। F0 क्या है, जब दो आवेश थे, दोनों आवेशों के मध्य हवा थी, दो आवेश थे, दोनों आवेशों के मध्य क्या थी, हवा थी, उस कंडीशन में लगने वाला विद्युत बल। और FM क्या है, जब दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ भर दें, उस कंडीशन में उस पर लगने वाला
विद्युत बल। तो यहाँ पर एफ नॉट का मान कितना दिया गया है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 80 न्यूटन था, तो 80 न्यूटन। उसके बाद में उन्हीं आवेशों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भर दें तो लगने वाला विद्युत बल यानी एप्सिलॉन एम का मान कितना है 8 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 80 में भाग देंगे कितना आंसर हो जाएगा 10। पराविद्युतांक का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पराविद्युतांक का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जाना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल कैलकुलेशन है ही नहीं, केवल और केवल माइंड का खेल है, आपके दिमाग का खेल रहेगा। खेल कैसे रहेगा, आपको बोलेगा 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, उनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है, स्थित है, उन पर लगने वाले विद्युत बलों का अनुपात है। यानी 1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण लगने वाला इस पर बल और 4 माइक्रोकूलम के कारण लगने वाला इस पर बल है। ये आपसे पूछा है, ये तो पहले से ही पता आपने को। क्या पता है, कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। यदि दो आवेश एक दूसरे से दूरी पर हैं तो पहला आवेश जितना बल लगाएगा उतना ही बल क्या लगाएगा दूसरा आवेश, तो दोनों बल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों बल आपस में क्या होंगे बराबर। जब बल बराबर होंगे तो अनुपात क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। यानी इसके कारण लगने वाला बल F और इसके कारण लगने वाला बल F, तो काटेंगे तो 1 क्या बचेगा 1, वही इसका अनुपात होगा। इस चीज को जानना है। ये क्या 1:4, ये नहीं होगा। 4:1, ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम में दोनों बल क्या होने चाहिए समान। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन दी नहीं, यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका माइंड चेक करने के लिए। उसके बाद में अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 कूलॉम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 8 कूलॉम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहने वाली है। तो 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आपको जब आवेश का कॉन्सेप्ट बताया उस समय बताया 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। यदि याद है तो बहुत बढ़िया। 1 कूलॉम का पता था, 8 कूलॉम से गुणा कर सकते हैं। यदि याद नहीं रहता तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है Ne। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है Ne। Q का मान दिया हुआ 8 कूलॉम, N का मान ज्ञात करना, E का मान अपने को पता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q की जगह 8, N का मान इधर रखेंगे, E को भाग में लेके जाएंगे तो 1.6 × 10⁻−19। ये -19 ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 19 क्या हो गया प्लस का। पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 0। 16 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा 5 बार। इसका मतलब 5 × 10⁻19, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार जानना अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिक्स बहुत ईजी है, केवल समझने की आवश्यकता है, दिमाग लगाना, आराम से पढ़ना। कोई भी चीज़ गणित पूछना हो बेझिझक आप पूछने का काम करना है। शर्म शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, बेझिझक हो गया आप क्वेश्चन पूछो। आज के लिए इतने ही पढ़ने हैं। कल अपना लेक्चर में लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में।